दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन श्रृंखला में इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसमें हम संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। दोस्तों ये वीडियो विशेष रूप से यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी तथा अन्य राज्य लोक सेवा आयोगों जैसे उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान और एमपी पीसीएस द्वारा आयोजित परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। इसमें हम संविधान सभा और संविधान निर्माण प्रक्रिया से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न है दोस्तों, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? ऑप्शन देखिए, स्वराज पार्टी ने 1934 में, कांग्रेस पार्टी ने 1936 में, मुस्लिम लीग ने 1942 में या फिर सर्वदलीय सम्मेलन ने 1946 में। तो सही उत्तर है स्वराज पार्टी ने 1934 में। दोस्तों मई 1934 में रांची में स्वराज पार्टी ने आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग की और एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें कहा गया कि वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधियों की एक संविधान सभा होगी जो संविधान का निर्माण करेगी। भारतीयों की ओर से संविधान सभा की मांग करने का ये पहला अवसर था। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों के प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? ऑप्शन देखिए, एम.एन. राय, बी.आर. अम्बेडकर, एनी बेसेंट या जवाहरलाल नेहरू ने। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर ऑप्शन ए, एम.एन. राय। दोस्तों एम.एन. राय का पूरा नाम मानवेंद्र नाथ राय था और 1934 में भारत में संविधान निर्मात्री सभा का विचार एम.एन. राय ने दिया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक निर्वाचित संविधान सभा के द्वारा भारत के संविधान के निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। किसके द्वारा? आप देखिए, साइमन कमीशन के द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा, क्रिप्स मिशन द्वारा या ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन द्वारा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर क्रिप्स मिशन द्वारा। दोस्तों एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने यानी द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद इसका प्रस्ताव सबसे पहले क्रिप्स मिशन 1942 के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। यहाँ पर देखिए, क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा सही है। पहला कथन है कि संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभाओं और साथ ही भारतीय रियासतों द्वारा नामित सदस्य होंगे। दूसरा कथन है कि नया संविधान स्वीकार करने के लिए जो भी प्रांत तैयार नहीं होगा उसे ये अधिकार होगा कि वो अपनी भावी स्थिति के बारे में ब्रिटेन के साथ अलग संधि पर हस्ताक्षर करे। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो केवल 2, पहला जो है कि संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभाओं के साथ ही भारतीय रियासतों द्वारा नामित सदस्य होंगे, ये सही नहीं है। केवल कथन 2 आपका सही है। और आप देख लीजिए, मार्च 1942 में भारतीय नेताओं से वार्ता के लिए ब्रिटिश सरकार ने स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक मिशन भारत भेजा और ये क्रिप्स मिशन था। क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव में क्या क्या चीज़ें शामिल थीं? पहला तो युद्ध की समाप्ति पर संविधान का निर्माण करने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित सदस्य और भारतीय रियासतों द्वारा नामित सदस्य शामिल होंगे। तो देखिए, संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित सदस्य और भारतीय रियासतों द्वारा नामित सदस्य शामिल होंगे। भारत को डोमिनियन का दर्जा दिया जाएगा। और चौथा बिंदु ये था कि यदि कोई प्रांत या नया संविधान स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हो तो वो अपना अलग संघ और पृथक संविधान बना सकेगा और उसे ये अधिकार होगा कि वो अपनी भावी स्थिति के बारे में ब्रिटिश सरकार के साथ अलग संधि पर हस्ताक्षर करे।
अगला प्रश्न है दोस्तों, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप देखिए, 8 लाख व्यक्ति, 10 लाख व्यक्ति, 12 लाख या 15 लाख। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर है दोस्तों 10 लाख व्यक्ति, ऑप्शन बी। आप जान लीजिए, कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया था। मिशन ने अपनी रिपोर्ट में संविधान सभा के गठन का एक सूत्र प्रस्तुत किया था और इसके आधार पर संविधान सभा निर्वाचित होनी थी। प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था। इसके तहत मोटे तौर पर प्रति 10 लाख व्यक्तियों के ऊपर एक प्रतिनिधि के निर्वाचन की व्यवस्था प्रस्तावित थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? देखिए, विलियम वुड, पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। तो विलियम वुड दोस्तों कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में भारत पहुंचा था। इस मिशन के सदस्यों में स्टेफर्ड क्रिप्स अध्यक्ष थे, पैथिक लॉरेंस भारत सचिव और एबी अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था किसके अंतर्गत? तो आप जानते हैं, भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत किया गया था। और ये प्रश्न बार बार पूछा गया है, भारतीय संविधान सभा का गठन किस जो है अधिनियम या प्रस्ताव के अंतर्गत किया गया था? तो कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत दोस्तों ये एक भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? तो सही उत्तर पंडित जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों 24 अगस्त 1946 को अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा इस व्यवस्था के साथ की गई कि अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946 को कार्यभार संभालेगी। इसमें कार्यपालिका परिषद का पदेन अध्यक्ष जो है वायसराय को बनाया गया था और जवाहरलाल नेहरू को उपाध्यक्ष या उपसभापति बनाया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? देखिए, सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन या फिर जगजीवन राम। तो सही उत्तर है डॉक्टर एस राधाकृष्णन। दोस्तों कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर 24 अगस्त 1946 की घोषणा के तहत नवनिर्वाचित संविधान सभा से 2 सितंबर 1946 को भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। इसमें सी राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य और कृषि मंत्री, जगजीवन राम श्रम मंत्री थे, जबकि डॉक्टर एस राधाकृष्णन इस प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के सदस्य नहीं थे। अगला प्रश्न है, प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी कब? तो सही उत्तर है 24 अगस्त 1946 को प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, कथन और कारण से संबंधित है। कथन है कि बेवेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी। कारण है कि बेवेल का विचार था ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता। तो सही उत्तर क्या है? कथन ए सही है लेकिन कारण गलत है। और आप जान लीजिए, अक्टूबर 1943 में लिन लिथगो के स्थान पर आर्किबाल्ड बेवेल वायसराय बनकर आया भारत। वे भारतीय संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के उद्देश्य से मई 1945 में लंदन गए। वहां उन्होंने भारतीय प्रशासन के संबंध में ब्रिटिश सरकार से विस्तार से बात की और कुछ प्रस्ताव रखे। जून 1945 में उन प्रस्तावों को बेवेल योजना के नाम से सार्वजनिक किया गया और बेवेल योजना के प्रस्तावों में कार्यकारी परिषद में मुसलमान सदस्यों की संख्या हिंदुओं के बराबर होना, परिषद में वायसराय तथा कमांडर इन चीफ को छोड़कर सभी सदस्यों का भारतीय होना, शीघ्र ही शिमला में एक सम्मेलन बुलाया जाना और युद्ध समाप्ति के पश्चात भारतीयों के द्वारा खुद का संविधान बनाया जाना, ये प्रावधान शामिल थे। बेवेल योजना का उद्देश्य राजनीतिक गतिरोध दूर करना, भारत को पूर्ण स्वशासन की दिशा में आगे बढ़ाना और संवैधानिक गतिरोध दूर करना था। इसका उद्देश्य कहीं से भी हिंदू मुस्लिम एकता को सुदृढ़ करना नहीं था जिससे कि भारत का विभाजन रुक सके। तो इस आधार पर कहा जा सकता है कि कथन सही है लेकिन कारण गलत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सत्य हैं?
देखिए, ये वयस्क मताधिकार पर आधारित थी, वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, यह बहुदलीय निकाय थी, या उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया। तो ये वयस्क मताधिकार पर आधारित थी दोस्तों, ये आपका सही नहीं है। और ये प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, ये भी सही नहीं है। यह बहुदलीय निकाय थी और उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया। तो 3 और 4 आपके सही हैं और ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। दोस्तों, आप जान लीजिए कि संविधान सभा के गठन के लिए राज्यों की विधानसभाओं का उपयोग निर्वाचक मंडल के रूप में किया गया, इसलिए संविधान सभा प्रत्यक्ष नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। इसका निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था और संविधान सभा बहुदलीय निकाय थी क्योंकि इसमें अनेक दलों के लोग शामिल थे और इस सभा ने अपने कार्यों का संचालन करने के लिए अनेक समितियों का गठन किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नांकित में से कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पर देखिए, ये वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, बिल्कुल सही है। ये प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, सही नहीं है। यह बहुदलीय संरचना नहीं थी, गलत है। यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी। तो ए और डी आपके सही हैं, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है, आपको बताना है। देखिए, इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से कार्य किया, उसमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी, बिल्कुल सही। अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों को सभी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया, बिल्कुल सही। इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया, ये आपका सही नहीं है। और इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम के 6वीं अनुसूची पर आधारित थी। कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित था। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि कौन सा गलत कथन है, तो ऑप्शन सी आपका गलत है, क्योंकि संविधान सभा का जो निर्वाचन है सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं किया गया था। दोस्तों, संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन जो है ये प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा इनडायरेक्ट निर्वाचन के आधार पर किया गया था, न कि सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को देखिए, ऑप्शन देखिए, ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया था, गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था, या फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया। तो सही उत्तर है, भारत का संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा चुना गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य जो थे उनके बारे में जान लीजिए। तो प्रांतों से जो संविधान सभा के सदस्य थे प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? तो उत्तर है दोस्तों, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा किया गया था। और आप जान लीजिए, संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर किया गया था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सही उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी। दोस्तों, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी, लेकिन 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने, जो कि इसके अस्थायी अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा का जो उद्घाटन अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो दोस्तों, भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया था कब? तो उत्तर है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिसंबर 1946 में संविधान सभा का सभापति चुना गया था। तो याद रखिएगा, 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया था।
अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? आपको बताना है संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? तो उत्तर है फ्रैंक एंथोनी। दोस्तों संविधान सभा के प्रथम अस्थायी उपसभापति या उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथोनी थे, जिन्हें 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी सभापति या अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा मनोनीत किया गया था। और H.C. मुखर्जी संविधान सभा के पहले अस्थायी उपाध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान सभा की स्थापना या गठन कब हुआ था? तो सही उत्तर क्या है? भारतीय संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और उसी दिन संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। अगला प्रश्न इसी पर आधारित है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो आप जानते हैं 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में शुरू हुई थी। अगला प्रश्न दोस्तों, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो जान लीजिए दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ था। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ था? तो उत्तर है 9 दिसंबर 1946 को। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो याद रखिएगा 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? ऑप्शन देखिए, दूसरी, तीसरी, चौथी या पांचवी। तो सही उत्तर है पांचवी बैठक। दोस्तों 13 दिसंबर 1946 को भारत की संविधान सभा के प्रथम महाधिवेशन की पांचवी बैठक में जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा, जिसने संविधान के निर्माण के लिए सटीक दर्शन और मार्गदर्शक सिद्धांत प्रदान किए और बाद में भारत के संविधान की प्रस्तावना का रूप लिया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था? तो सही उत्तर है 22 जनवरी 1947 को। दोस्तों 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था। आगे चलकर यही उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तावना का प्रारूप बना था। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो सही उत्तर है दोस्तों, संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में कब? याद रखिएगा दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में प्रथम अधिवेशन के पांचवी बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? ये कूट के आधार पर आपको सही उत्तर का चयन करना है। पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था संविधान के निर्माण पर असर था, बिल्कुल सही है। उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है, सही है। संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है, सही है। और राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं, ये आपका सही नहीं है। तो यहाँ पर 1, 2, 3 कथन आपके सही हो जाएंगे। ऑप्शन ए सही उत्तर है। दोस्तों आप जान लीजिए भारतीय संविधान के तहत राज्य के मुखिया यानी राष्ट्रपति का निर्वाचन लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से जनप्रतिनिधियों यानी संसद और विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के माध्यम से किया जाता है। अन्य 3 कथन आपके सही हैं। तो 3 कथन जो हैं 1, 2, 3 आपके सही हैं और जो चौथा कथन है कि राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं, ये भारत के संबंध में सही नहीं है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को बनाने के लिए भारतीय संविधान सभा में
कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो उत्तर है 12 अधिवेशन। दोस्तों, भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। इस दौरान कुल 11 अधिवेशन यानी कुल अवधि 165 दिन हुए थे। 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया और इन 11 अधिवेशनों के अतिरिक्त संविधान सभा पुनः 24 जनवरी 1950 को समवेत हुई थी, जबकि सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो इस प्रकार सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा 12। ऐसे तो कुल 11 अधिवेशन हुए थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि क्या थी? तो सही उत्तर है 24 जनवरी 1950। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को। अगला प्रश्न, सूची एक्स और सूची वाई का सुमेलन करना है और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पर देखिए, संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो ये थे H.C. मुखर्जी। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष H.C. मुखर्जी थे। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे? तो ये K.M. मुंशी थे। राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य कौन थे? तो उत्तर है V.T. कृष्णमाचारी और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो एक बार फिर से, संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष H.C. मुखर्जी, प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य V.T. कृष्णमाचारी और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। दोस्तों, संविधान सभा के पहले अस्थायी उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथोनी थे, जिन्हें 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा नामित किया गया था और H.C. मुखर्जी संविधान सभा के पहले अस्थायी उपाध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो उत्तर है V.N. राव, वेनेगल नरसिंह राव। याद रखिएगा, भारतीय संविधान के निर्माण के समय B.N. राव, जिनका पूरा नाम वेनेगल नरसिंह राव था, इनको संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था किसके द्वारा? आपको बताना है। ऑप्शन है, देखिए, B.R. अम्बेडकर, B.N. राव, K. संथानम या K.M. मुंशी। तो सही उत्तर है B.N. राव के द्वारा। दोस्तों, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार V.N. राव द्वारा संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया गया था, जिस पर विचार और परिवर्तन करके प्रारूप समिति द्वारा संविधान सभा के समक्ष संविधान का मसौदा प्रस्तुत किया गया। V.N. राव के मूल प्रारूप में 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां थीं। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था? तो आप जान लीजिए दोस्तों, संविधान सभा में संविधान का तृतीय वाचन 17 नवंबर, देखिए 17 नवंबर 1949 से शुरू हुआ था और ये 26 नवंबर 1949 तक चला। तो यहाँ पर 17 नवंबर 1949 कोई तिथि नहीं है, इसलिए इस प्रश्न का कोई भी सटीक उत्तर नहीं होगा। सही उत्तर है, संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन 17 नवंबर 1949 से प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था कब? तो सही उत्तर है नवंबर 26, 1949 को। दोस्तों, भारतीय संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना में उल्लेख किया गया है कि 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों ने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया। संविधान को अपनाने, उसके पूर्ण होने, पारित होने और इसको अंतिम रूप देने की तारीख भी 26 नवंबर 1949 को माना जाता है। और आप जान लीजिए, इसी दिन नागरिकता, अंतःकालीन संसद, अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध लागू हो गए। फिर भी संविधान के शेष उपबंध 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुए। इसलिए संविधान को पूर्ण रूप से लागू होने और पूर्ण रूप से क्रियान्वित होने की तिथि के रूप में 26 जनवरी 1950 की तिथि है, जबकि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान पूर्ण रूप से तैयार हो गया था।
अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया था? तो डेट याद रखिएगा, 26 नवंबर 1949, और ये तिथि हमारे प्रस्तावना में भी दी गई है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान को कब स्वीकृत किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को। भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया था? तो उत्तर है 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अपनाया गया था। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था आपको बताना है। तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और इस तिथि को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय क्यों लिया गया था? तो उत्तर है, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था और इसी कारण इस ऐतिहासिक तिथि को यानी 26 जनवरी को संविधान को लागू करने का निर्णय लिया गया। आप जान लीजिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में हुआ था, इसमें पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने का संकल्प लिया गया और आज़ादी के पूर्व तक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा। लेकिन भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ और तब से प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आप जान लीजिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 26 जनवरी की तिथि को अविस्मरणीय बनाने के लिए भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया और तब से प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपका, भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 26 नवंबर को। दोस्तों, भारतीय संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ, संविधान सभा द्वारा अंगीकृत हुआ और इसके कुछ प्रावधान इसी दिन लागू किए गए थे, जिसके फलस्वरूप इस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। जबकि भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू किया गया और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? तो देखिए, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत और आत्मार्पित किया गया था। इसमें प्रश्न है, भारतीय संविधान को अपनाया गया संविधान सभा द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा या भारतीय संसद के द्वारा? तो सही उत्तर है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो सही उत्तर क्या है दोस्तों, भारतीय संविधान को 26 नवंबर को संविधान सभा द्वारा अधिनियमित किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान अंगीकृत और अधिनियमित हुआ था कब? तो सही उत्तर है 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अंगीकृत और अधिनियमित हुआ था। अगला प्रश्न दोस्तों इम्पॉर्टेंट है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था कहाँ से? पश्चिम बंगाल से, बम्बई प्रेसिडेंसी से, तत्कालीन मध्य भारत से या पंजाब से? तो सही उत्तर है बम्बई प्रेसिडेंसी से। वर्ष 1946 में संपन्न संविधान सभा के प्रारंभिक चुनाव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अविभाजित भारत के बंगाल प्रांत के पूर्वी भाग से निर्वाचित हुए। बाद में ये क्षेत्र पाकिस्तान में चले जाने के कारण डॉक्टर अंबेडकर भारतीय गणराज्य के बम्बई प्रेसिडेंसी के पूना संसदीय क्षेत्र से उपचुनाव में निर्वाचित होकर भारतीय संविधान सभा में शामिल हुए। पूना सीट उनके लिए कांग्रेस के M.R. जयकर ने त्यागपत्र देकर रिक्त की थी और विकल्प में पश्चिम बंगाल है, फिर भी ये अभिष्ट विकल्प नहीं हो सकता क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर पूर्वी बंगाल से पहली बार निर्वाचित हुए थे। अंततः उन्होंने बम्बई प्रेसिडेंसी से निर्वाचित सदस्य के रूप में संविधान सभा में कार्य किया था। इससे स्पष्ट है कि सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर बम्बई प्रेसिडेंसी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुआ? तो सही उत्तर है 1891 और 1956। दोस्तों, भारतीय संविधान निर्माण में मुख्य भूमिका निभाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू मध्य प्रदेश में और मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
पहला कथन है कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई। बिल्कुल सही है। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया। तो बिल्कुल सही है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों। दोस्तों आप जान लीजिए कि नवंबर-दिसंबर 1932 में लंदन में आयोजित तीसरे और अंतिम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। इस सम्मेलन में भारत सरकार अधिनियम 1935 के लिए एक ठोस योजना को अंतिम रूप में पेश किया गया था। इसमें ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का प्रावधान किया गया था। अगला प्रश्न है, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, कथन और कारण। आपको इसके आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। कथन है कि भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। बिल्कुल सही है। और इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है। सही है। दोस्तों देखिए, ए और आर दोनों सत्य हैं। आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। इसकी व्याख्या अगर आप देखेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा कि भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में पूर्णतः सक्षम है और भावी आवश्यकताओं के मद्देनज़र इसमें संशोधन संबंधी प्रावधान भी हैं। दूसरी ओर इसमें विभिन्न देशों के संविधानों से तथ्य और विचार ग्रहण किए गए हैं, इसलिए इसे एक गृहीत संविधान भी कहा जाता है। कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन कारण कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसने कही थी? तो सही उत्तर है मौलाना आज़ाद ने। दोस्तों संविधान सभा में वयस्क मताधिकार विषय पर बहस के दौरान मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने वयस्क मताधिकार को 15 वर्षों के लिए स्थगित करने की वकालत की थी, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जोरदार ढंग से इसे अपनाने के लिए इसका समर्थन किया था। अगला प्रश्न है, किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? तो ये सुझाव महात्मा गांधी का था। और आप जान लीजिए, भारत की स्वतंत्रता के उपरांत महात्मा गांधी ने ये सुझाव दिया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अब एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से किसने कहा कि एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज़ है जिसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं? भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्रहित सर्वोपरि है। ये कथन किसका है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर या महात्मा गांधी? तो सही उत्तर है भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों ये कथन संविधान सभा के अध्यक्ष और भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है। ये कथन 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाए जाते समय दिए गए उनके वक्तव्य का अंश है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों और भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। ये कथन किसका है? मॉरिस जोन्स, हार्डग्रेव जूनियर, अलेक्जेंड्रोविच या आइवर जेनिंग्स? तो सही उत्तर है आइवर जेनिंग्स। दोस्तों देखिए, ये कथन आइवर जेनिंग्स का है। उनका मानना है कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारतीय संघ में अल्पसंख्यक हितों और भावनाओं के महत्व को न्यूनतम रखने का प्रयास किया है। अगला प्रश्न दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये कई परीक्षाओं में न केवल सामान्य अध्ययन और सामान्य ज्ञान बल्कि टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, इन परीक्षाओं में नागरिक शास्त्र और राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत भी ये प्रश्न पूछा जाता है कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। ये कथन किसका है? तो सही उत्तर है ग्रैनविल ऑस्टिन। दोस्तों संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। ये वक्तव्य पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त इतिहासकार ग्रैनविल ऑस्टिन का था। ये वक्तव्य उनकी पुस्तक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वर्णित है। अगला प्रश्न और आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्याएं थीं? तो उत्तर है 15। दोस्तों भारतीय संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या 15 थी।
तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन श्रृंखला के अंतर्गत भारतीय राज व्यवस्था एवं शासन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, और इस वीडियो में हमने संविधान सभा और संविधान निर्माण प्रक्रिया से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया और रिवाइज किया। और ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण हैं। इन प्रश्नों को तैयार करना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों आपको वीडियो कितना लाभकारी हो रहा है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।